हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक की जिसपे वाइफ और हस्बैंड दोनों को ही कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रहता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपके बीच में मनमुटाव हो जाते हैं, कोई विवाद जन्म ले लेता है, तो जो पहला एक्शन वाइफ की तरफ से होता है वो ये होता है कि वो आपके खिलाफ वुमेन सेल में एक कंप्लेंट डाल देती है। या कई बार ऐसा होता है कि पहले वो वुमेन सेल में न जाकर के डायरेक्टली मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है 125 सीआरपीसी या फिर घरेलू हिंसा के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस को मांग लेती है। अब दोस्तों बात सारी ये है कि जो वो पिटीशन होती है 125 सीआरपीसी की हो या डीवी की हो या फिर वुमेन सेल की कंप्लेंट हो, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें एलिगेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि जो मेरा पति है और पति के घर वाले हैं वो शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे को परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, मुझसे दहेज मांगा जाता था और मुझे कहा जाता था अपने पिताजी के यहां से कार लेकर के आओ। इस तरह की चीजें उसमें लिखी जाती हैं और कई बार यह भी लिख दिया जाता है कि मेरा पति मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता था। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है, लड़की सबसे पहले लिखती है कि मेरी शादी में मेरे घर वालों ने इतना खर्चा किया था, 30 लाख का, कई बार 40 लाख का, कई बार 50 लाख का, इतना खर्चा किया था। और उसके बाद बाकी की चीजें लिखी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, लड़का जब उस पिटीशन को या उस कंप्लेंट को पढ़ता है तो सबसे पहले उसके मन में बात यही आती है कि ये जो शादी का खर्चा लिखा गया है ये मुझे देना ना पड़ जाए। अब देखिए दोस्तों, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और जो आपकी ऑथोरिटीज है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी जानती हैं कि इनमें से कितने मामले सच्चे और कितने झूठे होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें सच लिखा जाता है, बाकी अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जिनमें झूठ लिखा जाता है। चलिए अब इस बात को भी अगर हम छोड़ दें तो बात आती है लीगल राइट्स की। देखिए किसी भी चीज का जो क्लेम होगा वो आप किसी न किसी कानून के अंतर्गत जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जाकर के मेंटेनेंस लेती है। यदि उसको घर से निकाल दिया गया, उसे वापस घर में आना है, तो वापस घर में आने के लिए या तो वो सेक्शन 9 डालती है या फिर रिसाइडिंग राइट को यूज करती है डीवी एक्ट के अंतर्गत। यानी कि उसको रिलीफ पाने के लिए कुछ ना कुछ केस जरूर करना पड़ता है और उसी लॉ के अंदर उसको पर्टिकुलर रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाके खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को इस बात को समझना है कि जब वाइफ भी कोर्ट में जा रही है तो उसको मेंटेनेंस का राइट है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन दोस्तों उसे यह क्लेम करने का कोई राइट नहीं है कि मेरा इतना पैसा शादी में खर्च हुआ है और इतना पैसा मुझे दिया जाए, और ना ही दोस्तों इसके लिए ऐसा कोई कानून है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जब आप इस तरह की पिटीशन देखते हो, मोस्टली तब जब वो झूठी होती है, उसमें फेक एलिगेशंस आप पे लगाए होते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप महसूस करने लगते हो कि भाई अब इतना पैसा ये शादी का भी क्लेम कर रही है। और जब आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज बनता है ऑन टेबल, तब भी वो ये कहती है कि हमारा शादी में इतना पैसा खर्च हुआ था तो ये पैसा आपके द्वारा दिया जाए। देखिए दोस्तों, शादी में कितना पैसा खर्च हुआ इसको वसूलने के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो ऐसा होता है कि लड़की वाले भी शादी में अपना पैसा खर्च करते हैं और लड़के वाले भी पैसा खर्च करते हैं। अब ना तो लड़के वाले लड़की वालों से क्लेम कर सकते हो, ना ही लड़की वाले लड़के वालों से क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आप लोग पहले से ही सोच विचार करके खर्चा कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लाख की है तो 10 लाख लगाइए, लेकिन आपने देखा होगा कि शानो शौकत में कई बार बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया जाता है। और या कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो कम लगाया जाता है लेकिन जब कंप्लेंट की जाती है तो उसमें 10 गुना बढ़ा करके लिख दिया जाता है। आप उसे चाहे 100 गुना बढ़ा के लिख दीजिए, वो केवल कागज में ही रहेगा, उसका क्लेम आप कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है। इसलिए मैं वाइफ को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि वो इस बात को सोच रही है कि उसको शादी में लगा हुआ पैसा मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। और मैं हस्बैंड को भी कहना चाहूंगा यदि वो उस पैसे से घबरा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वाइफ का जो लीगल राइट है वो उसके मेंटेनेंस का है 125 सीआरपीसी में, उसको आपको डील करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और अच्छे से आपको अपना केस लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा वाइफ का ये राइट है कि वो डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के अपना रिसाइडिंग राइट मांग सकती है। लेकिन दोस्तों इस पैसे का कोई भी राइट, कोई भी क्लेम नहीं बनता है। तो कुल मिला के मैं वीडियो में यही बताना चाहता था कि लड़के वाले जो कि स्पेशली अभी तक इन सब चीजों में कभी गए नहीं है और वो उस एक मोटी भारी भरकम रकम को देख करके बहुत प्रेशर महसूस करते हैं, या कई बार लड़की वालों द्वारा धमकाया जाता है कि तुमसे तो हम इतना पैसा ले लेंगे वरना तुम हमारी शर्तों पे हमारी बात मानो, यानी हमारी लड़की के साथ आकर के मायके में रहो, या कई बार और उटपटांग शर्तें बोल दी जाती हैं जिन्हें लड़का नहीं मानता है। लेकिन लड़का डरता है कि अगर मैंने इनकी शर्त नहीं मानी तो ये इतना बड़ा अमाउंट मुझे देना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो अमाउंट वो किसी भी तरह से नहीं ले सकती क्योंकि उसका कोई कानून ही नहीं है। तो यहां पर इस अमाउंट के लिए आप पूरी तरह से सेफ हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज में यदि आप दोनों की बात बनती है कीजिए, लेकिन उल्टी सीधी शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज करना किसी के भी हित में नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 10 लाख की और आपसे 50 लाख मांगे जा रहे हैं और आप एक डर के अंदर हामी भर देते हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, आपकी कैपेसिटी 10 लाख की, आपको भी पता है उन्होंने शादी में 3 लाख रुपए खर्च किए थे, बट अभी वो एक ह्यूज अमाउंट मांग रहे हैं,
तो दोस्तों ऐसे में मना करना ही बेहतर होगा और मैं कहूंगा कि आप कानूनी रास्ते पे जाइए और लड़ाई लड़िए अपनी, और लड़ाई लड़ करके जो भी होगा, जो भी फैसला आएगा वो आप मंजूर कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी के सामने हाथ जोड़ करके उसकी बात मानते हैं, उसकी अनरीजनेबल डिमांड मांगते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर रोज जो मेरे पास ऐसे केसेज आते हैं और कितने बौखलाए हुए लोग होते हैं, कितने घबराए हुए लोग होते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों मैं ही समझ सकता हूं। यहां पर जिन लेडीज को नेगेटिव कमेंट करना होता है वो उस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगी कि उन लड़कों के साथ क्या गुजर रही होती है, वो कितना मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं। और अभी हाल ही में मई के महीने में एक लड़के की डेथ भी हो गई फॉल्स केसेज में, जेल के अंदर उसे जेल में बंद कराया गया, वो डिप्रेशन में गया, उसकी डेथ हो गई। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। कल मेरे पास कई सारी महिलाओं के कॉल थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, मैंने उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया। तो वो बोली कि सर आपके अधिकतर वीडियो मेंस के फेवर में होते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखिए, सोसाइटी को जो नीड है ना अभी इस टाइम पे वो चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने मुझे फोन किया, आप जेन्युइन है, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। तो हेल्प तो हम सबकी कर सकते हैं, लेकिन एक मेजोरिटी तो देखनी पड़ती है ना। अगर 80% मुकदमे फेक आ रहे हैं तो 80% वीडियोज भी तो मेंस के फेवर में होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि फीमेल के फेवर में कोई वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, 18, 20, 25 जितने भी वीडियो हैं, जितने भी रूलिंग्स अभी तक फीमेल के फेवर में आई है, उन्हें वुमेन सेल में कैसे जाना है या उन्हें 125 CRPC में मेंटेनेंस कैसे लेना है, सब कुछ बताया मैंने उन वीडियो में। लेकिन दोस्तों ये तो निश्चित है कि वुमेन के फेवर में 20% और मेंस के फेवर में 80% वीडियो इस चैनल पर आएंगे। ये रेशो हमेशा रहेगा, चाहे आप नेगेटिव लिखिए चाहे आप पॉजिटिव लिखिए। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया इस चीज को ध्यान में रखिए और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना बचाव कीजिए। और दोस्तों यदि आप अपनी किसी समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।